मेरा दो स्वार्थ एक ही जगह आने से पूरे हुए। एक तो राज्यपाल महोदय को राजपाल पटना बिहार इस राजभवन को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और बहुत दिनों से आरिफ साहब से मुलाकात नहीं हुई थी, उनका दर्शन आज हुआ। और दूसरा स्वार्थ मेरा कि जो व्यक्ति दूसरों के दर्द को दूर करता है, डॉक्टर कुंवर बेचैन ने एक बहुत अच्छी कविता में 4 पंक्तियां लिखी हैं। महामहिम राज्यपाल जी आपके उपस्थिति में मैं आज इस परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए आपके श्री चरणों में सबकी नजर करता हूँ, अर्पित करना चाहें तो गमों की आंच पे आंसू उबाल कर देखो, गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डालकर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी किसी के पांव का कांटा निकाल कर। तो ये जो जैन रोजगार योजना, संभल क्षेत्र में मेरा जन्म हुआ और गंगा के इधर श्यामा क्षेत्र में उनका जन्म हुआ। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, ये अलग बात है कि जो अपनी धरा पे उस आंगन में जो पैदा होते हैं उनसे आत्मीयता स्वाभाविक है। पर ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर इस भारत के राजनीतिक परिदृश्य पे हम दृष्टि डालें और जो उपस्थित मंच है गरिमापूर्ण मंच, जहाँ आदरणीय संपूर्णानंद जी विराजमान हो, मनीष जैन जी विराजमान हो, आनंद कुमार जी, विमल जैन जी विराजमान हो और हमारे समक्ष हमारे परम श्रद्धे गंगा प्रसाद जी उपस्थित हैं। इस मंच की गरिमा, इस राजभवन की गरिमा और मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं ये बात निसंकोच होकर के कहना चाहता हूँ। क्या कहना, भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर हम दृष्टि डालें, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, अगर किसी एक व्यक्ति की साधना के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति ऐसा देखें कि जिसे वेद का ज्ञान हो और साथ ही साथ पुराणों का भी ज्ञान हो, पुराण के साथ साथ कुरान शरीफ का भी ज्ञान हो, उसके साथ साथ बाइबल का ज्ञान हो और उसके साथ साथ तौरात का भी ज्ञान हो, तो वहाँ एक ही नाम है, आरिफ मोहम्मद खान साहब एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने अपने व्यक्तित्व को अपने कर्तृत्व के कारण इतना बड़ा किया है और इतने बड़े होने के बाद भी जो उनकी विनम्रता है, जो उनकी सौम्यता है, जो उनकी सरलता है, जो उनकी सादगी है, जो उनका सहजता है, वो ये प्रमाणित करती है कि वो सत्य के बहुत निकट है। और जो सत्य के निकट होता है, जो सत्य होता है, वही शाश्वत होता है और जो शाश्वत होता है वही सनातन होता है। जो राम को नहीं मानते, राम दरबार में उनका भी स्वागत है। जो सनातन को रोज गरियाते हैं, सनातन को गाली देते हैं, वह भी कभी कभी कुंभ स्नान करने चले जाते हैं। तो इसलिए किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात नहीं है। डॉक्टर अजय आलोक जी और उनसे मेरा बड़ा आत्मीय संबंध है। तो जब परिवार में, जब घर में, जब कहीं काम होता है, कहीं कार्य होता है, तो फिर घर वालों को विधिवत रूप से बड़े विशेष प्रेम से बुलाया जाता है। इसलिए जब मैं आज यहाँ पटना में आया तो सबसे पहले डॉक्टर अजय आलोक जी को मैं आमंत्रित करने के लिए उनके आवास पर आया। आपके पुराने साथी हैं जयराम रमेश, उन्होंने कहा है कि इंडिया अलायंस सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था और आप और बीजेपी दोनों एक सिक्के के दो पहलू है दिल्ली चुनाव को लेकर। कांग्रेस की बर्बादी में जितनी भूमिका जयराम रमेश की है
मुझे नहीं लगता कि उतनी भूमिका राहुल गांधी की है। लेकिन ये फैसला करना कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का काम है कि बड़ी भूमिका राहुल गांधी की है या जयराम रमेश की है। लेकिन जयराम रमेश वही व्यक्ति हैं जिन्होंने आज तक खेत में कदम रख के नहीं देखा होगा, खेत नहीं देखा होगा, गुड़ का पेड़ कैसा होता उन्होंने नहीं देखा होगा, और खेती पर ज्ञान देते हैं। वही जयराम रमेश हैं जो कहीं गांव की प्रधानी का चुनाव अगर उनसे लड़ने को कहो तो उसे मना कर देते हैं। लेकिन कौन कहां से जीतेगा इसका फैसला कांग्रेस में जयराम रमेश करते हैं। तो मुझे लगता है जयराम रमेश जी को अब कम से कम इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी जय बापू जय संविधान जय भीम यात्रा निकालने जा रही है और जयराम रमेश इस्तीफा मांग रहे हैं अमित शाह का, नरेंद्र मोदी को और मोहन भागवत को कह रहे हैं कि गांधी और भीम को आप लोग गाली बकते हैं। किस तरीके से आपकी आगे ये? देखिए, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो महात्मा गांधी और अंबेडकर के सिद्धांत पे चलती थी, लेकिन ना अब वो गांधी के रास्ते पे हैं, ना वो बाबा साहब अंबेडकर के रास्ते पे हैं। बाबा साहब अंबेडकर जातियों के नाम पर राजनीति करने के विरोध में थे। महात्मा गांधी जातियों के नाम पर राजनीति करने के विरोध में थे। महात्मा गांधी की शुरुआत होती थी, हर सभा की शुरुआत होती थी रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो आज की कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं है जो महात्मा गांधी की कांग्रेस थी। महात्मा गांधी की कांग्रेस को मोहम्मद अली जिन्ना के रास्ते पे ले जाने का काम राहुल गांधी जी ने किया है। तो मुझे लगता है कि आज कांग्रेस बाबा साहब अंबेडकर के रास्ते से भी भटक चुकी है, क्योंकि जिस संविधान की बात राहुल गांधी करते हैं उसी संविधान के द्वारा स्थापित लोकतंत्र के सभी स्तंभों की बेइज्जती और अपमान करने का काम राहुल गांधी करते हैं। अगर अदालत उनके पक्ष में फैसला दे तो लोकतंत्र जिंदा है, और अगर अदालत उनके पक्ष में फैसला नहीं देती है तो विदेशों में जाके कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो गई है। तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा धब्बा अगर देश की आज़ादी के बाद भारतीय राजनीति पर है तो वो राहुल गांधी है। सनातन कल की मठाधीश आचार्य प्रमोद कृष्णन जी आए हुए हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बातें आपके समक्ष रखें। आचार्य जी। धन्यवाद डॉक्टर अजय आलोक जी। बिहार की धरती को मैं सबसे पहले नमन करना चाहता हूं, क्योंकि ये ज्ञान की धरती है, मेधा धाती की धरती है, अध्यात्म की धरती है और क्रांति की धरती है। इस भूमि को नमन करते हुए मैं बिहार और बिहार से राष्ट्र कितना एक दूसरे के पूरक हैं, जब जब देश पे संकट आया है तब तक बिहार ने भारत को सशक्त करने में अपनी भूमिका निभाई है। मेरा आगमन यहाँ एक विशेष कार्य से हुआ था। राजभवन में एक कार्यक्रम था एजुकेशन से संबंधित, उसके पश्चात मैं डॉक्टर अजय आलोक जी से मिलने आज यहाँ आया हूँ। पूरी बिहार की जनता को मैं अपील करना चाहता हूँ कि मैं वहाँ से आया हूँ जहाँ भगवान आएगा। भगवान का अंतिम अवतार, सनातन का अंतिम अवतार श्री कल्कि अवतार के रूप में संभल की पावन धरा पे अवतरित होगा, ऐसा हमारे पुराणों में लिखा है। श्रीमद् भागवत में लिखा है, स्कंद पुराण में लिखा है, भविष्य पुराण में लिखा है, कल्कि पुराण में लिखा है। श्रीमद् भागवत में 12वें स्कंद में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति। भगवान का अंतिम अवतार श्री कल्कि के रूप में संभल नामक स्थान पे अवतार लेगा। तो इसी अवधारणा को आत्मसात करते हुए, आधार मानते हुए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 19 फरवरी 2024 को भगवान के होने वाले अवतार के धाम का शिलान्यास अपने कर कमलों द्वारा संभल की धरती पर किया था। श्री कल्कि धाम का शिलान्यास भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया। अब श्री कल्कि धाम का निर्माण शुरू हो रहा है
मैं श्री कल्की धाम में एक शिला स्थापित करने के लिए, आग्रह करने के लिए डॉक्टर अजय आलोक से आया हूँ और बिहार की सभी जनता को, बिहार के सभी सनातन प्रेमियों को मैं श्री कल्की धाम में आने का आमंत्रण, निमंत्रण देता हूँ। कोई प्रश्न किसी भी संबंध में आप पूछ सकते हैं। अखाड़ा परिषद ने तय किया है कि तमाम मंदिरों को एक अम्ब्रेला के अंदर लाया जाए, लेकिन वही विश्व हिंदू परिषद इसका विरोध कर रही है, अपोज कर रही है। क्या है? देखिए, सनातन विराटता का नाम है, सनातन विशालता का नाम है, सनातन व्यापकता का नाम है। सनातन को एक बोर्ड तक सीमित करना उचित नहीं है। भारत में पहले भी हज़ारों बोर्ड हैं। वक्फ बोर्ड है, शिया बोर्ड है, सुन्नी बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, ICSE बोर्ड है, अगड़ा बोर्ड है, पिछड़ा बोर्ड है। एक और बोर्ड बन करके क्या होगा? लेकिन सनातन के ऊपर जो हमला हो रहा है, कभी कोई तमिलनाडु से कहता है सनातन कीड़े मकोड़े की तरह है, डेंगू मलेरिया की तरह है, कभी कोई कांग्रेस का बड़ा नेता कहता है हम सनातन को मिटा देंगे। कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं खड़गे जी, उनके सुपुत्र कहते हैं सनातन इज़ ए डर्टी वर्ड। तो जो सनातन पे हमले हो रहे हैं और सनातन के मंदिरों पर जो ये सरकारी आधिपत्य है, इसको हटाने के लिए एक व्यवस्था बननी चाहिए ताकि सनातन पर जो हमले हो रहे हैं उनमें कमी आए। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि सनातन के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है। भारत एक सनातन राष्ट्र है और सनातन क्या है? जो सत्य है वही शाश्वत है, जो शाश्वत है वही सनातन है। सनातन एक अकेला धर्म है जो आदमी के द्वारा नहीं बनाया गया है। दुनिया के जितने धर्म हैं वो मेड बाय ह्यूमन हैं और किसी की उम्र 500 साल है, किसी की 1000 साल है, किसी की 2000 साल है। जो आदमी के द्वारा बनाया जाता है उसका मिटना तय है। सनातन किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं बनाया गया, प्रकृति प्रदत्त धर्म है। जो प्रकृति प्रदत्त धर्म है वो दुनिया में केवल सनातन है। इसीलिए सनातन पर हज़ारों साल हमले हुए, सनातन ना मिटा है और ना मिटेगा। तो मुझे लगता है कि सनातन का बोर्ड बनाना एक मांग है, परंतु सनातन बहुत विराटता है। सनातन को एक बोर्ड तक सीमित करना उचित नहीं। संशोधन विधेयक को लेकर जो विपक्ष के जो नेता हैं उनका कहना है कि हमारी बातों को नहीं सुना जा रहा है। विपक्ष की बर्बादी सुनिश्चित उस दिन हो गई थी, उसी दिन विपक्ष की बर्बादी की तिथि सुनिश्चित हो गई थी जब विपक्ष ने अपना नेता राहुल गांधी जी को चुन लिया था। 150 साल पुरानी पार्टी को ख़त्म करने में राहुल गांधी को 15 वर्ष लगे। पूरे विपक्ष को समाप्त करने में कितना समय लगेगा ये आप स्वयं जान सकते हैं। और मुझे लगता है कि विपक्ष की ये जो एकता को प्रदर्शित करने वाला इंडिया गठबंधन बना था, इसकी 13वीं नीतीश कुमार जी ने कर दी थी और अब अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी मिलकर इसका पिंडदान कर देंगे। चलिए, हो गया। राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी कांग्रेस पार्टी को मालूम है कि दिल्ली में उनकी स्थिति क्या है। उन्हें मालूम है कि दिल्ली में हर सीट पे उनकी ज़मानत जब्त होगी और इस बार जो दिल्ली की जनता है वो परिवर्तन के मूड में नज़र आ रही है। तो राहुल गांधी जी दिल्ली में इसलिए सभाएं नहीं कर रहे हैं कि जब भाजपा की सरकार बनेगी तो वो ये कह सकेंगे कि ये इसमें मेरी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। मैंने जितनी जगह राहुल जी जाएंगे, जितनी बार जाएंगे, वहाँ उतनी ही बीजेपी की सरकार बनना तय हो जाएगा। इसलिए राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी पहली बार बहुत समझदारी से काम कर रहे हैं कि वो दिल्ली की जनता के बीच में नहीं जाना चाहते, नंबर 1। नंबर 2, दिल्ली की जनता, पूरे देश का भाव दिल्ली से जुड़ा है और दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। इस बार दिल्ली में सनातन की सरकार बनने जा रही है। लालू यादव को भी न्योता देने गए थे या जाएंगे?
देखिए, श्री कल्की धाम सबका है। जहाँ तक न्योता देने का प्रश्न है तो मैं अभी उनसे बहुत दिनों से नहीं मिला हूँ, लेकिन कल्की धाम सबका है। यदि वो आना चाहें तो ज़रूर आ सकते हैं। भगवान का घर है, भगवान के घर में सभी का स्वागत है।